So we are starting with change the voice. तो my first question is कि change the voice सीखना क्यों जरूरी है? What is importance of change the voice? Where do we use change the voice? कहाँ यूज करते हैं? मालूम है किसी को? अच्छा, चेंज द वॉइस होता क्या है? वॉइस चेंज करना है यानी क्या करना? आवाज चेंज करना? नहीं ना? तो क्या होता है कि हमने अभी टेंसेस में एक फॉर्मूला देखा, वो हमने देखा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का। ये फॉर्मूला देखा ना? ये मैंने आपको बताया था फिक्स फॉर्मूला है इंग्लिश का, कि इसमें कोई बदलाव नहीं आता। इन अनदर वर्ड्स ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। दिस इज फॉर्मूला ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का ये फॉर्मूला कहलाता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑब्जेक्ट नाम की चीज होती है ना आपकी, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है। कब बढ़ेगा इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा? जब ऑब्जेक्ट कोई अथॉरिटी रहेगा। पास्ट टाइम में हम सोच सकते हैं राजा, कोई बड़ा पैसे वाला व्यक्ति, ऐसी कोई अथॉरिटी है तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया। कोई काम जो कोई कर नहीं पा रहा है तो इंपॉर्टेंस बढ़ गया। तो ये जो राजा है, ये जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, ये सेंटेंस में पीछे रह जाए, ये इंग्लिश बोलने वालों को चला नहीं। वो बोले नहीं यार, बहुत जगह को नहीं चला, बहुत से लैंग्वेज में होता है, बट हम इंग्लिश सीख लेते तो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखते हैं। नहीं यार, इसको सामने आना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट को सामने आना पड़ेगा और सब्जेक्ट को पीछे जाना पड़ेगा, या सब्जेक्ट को खत्म भी हो जाना पड़ेगा। समझा के सबको? थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए। हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये दो चीजें होनी जरूरी है। पर फिर उनको समझ में आया कि अरे यार, ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी नाउन होता है, सब्जेक्ट ये भी नाउन होता है। हर जगह कॉमन सेंस तो नहीं लगा के बैठेंगे। जैसे ये राम है और श्याम है, हमने सिर्फ आगे पीछे कर दिया तो मतलब भी बदल जाएगा सेंटेंस का। सेंटेंस का मतलब नहीं बदलना चाहिए। तो हमें कुछ ना कुछ सही तरीके से ये भी करना चाहिए, वर्ब में चेंज भी करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या कर दिया कि चलो यार, एक तो चीज आपकी रहेगी, यानी फॉर्मूले में वर्ब तो रहेगा। वर्ब कौन सा रखेंगे हम? V3 रखेंगे, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रखेंगे। तो उसको ही कॉमन फिक्स कर देंगे, V3 होना जरूरी है, कंपलसरी है कि V3 होना ही चाहिए। विदाउट V3 के पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। एक चीज। फिर उन्होंने क्या बोला, भाई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं निकाल सकते, हेल्पिंग वर्ब तो होना ही चाहिए। तो ये V जो था उसको उन्होंने परमानेंट V3 कर दिया, हेल्पिंग वर्ब। बट इसके साथ उन्होंने बोला यार इतना भी सफिशिएंट नहीं है, एक कोई बी का फॉर्म होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया वो अलग अलग जगह थोड़ा आगे पीछे हो जाता है फॉर्मूले में, क्योंकि जैसी रिक्वायरमेंट वैसा। बट मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए। हेल्पिंग वर्ब टेंस बताने के लिए, V3 सेंस बताने के लिए, थर्ड फॉर्म में पर सेंस के लिए यूज होता है। और एक पैसिव वॉइस में ध्यान रखना, द मोस्ट पावरफुल वर्ब, ये बताया था ना मैंने आपको सिखाते वक्त टेंस में, बी सबसे पावरफुल होता है। ये बी आना जरूरी है, ये बी आना जरूरी है। बी एज ए बी नहीं आएगा, बी का कोई फॉर्म आएगा। अब वो हेल्पिंग वर्ब में आ गया तो रिपीट नहीं होगा, बट यस बी का फॉर्म जरूरी है। खैर, पहले हम चेंज द वॉइस की स्टोरी समझ लेते, फिर हम सेंटेंस समझना शुरू करेंगे। तो ऐसी जगह जहां पे ऑब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें वॉइस की जरूरत पड़ी बदलने की,
ऑब्जेक्ट को सामने लाया गया, सब्जेक्ट को पीछे लेके जाया गया और थोड़ा सा फॉर्मूले में अरेंजमेंट में चेंज करना पड़ा, एक चीज। दूसरी चीज जो पैसिव वॉइस की आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जो पॉजिटिव या अफर्मेटिव बोलते हैं ना, अफर्मेटिव दूसरा कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव होता है ना, इंट्रोगेटिव। थर्ड कौन सा होता है, imperative, ठीक है। और उसके बाद एक्सक्लेमेशन। तो इसमें अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव के तो नियम सेम है, पर इंपरेटिव के लिए रूल्स को ध्यान में रखना पड़ता है। यानी रूल्स, इंपरेटिव के रूल्स अलग है। इंपरेटिव करते वक्त आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। आप अफर्मेटिव का चीज इंपरेटिव में नहीं लगा सकते, स्ट्रक्चर वही रहता है पर कुछ बदलाव आपको पता होने चाहिए, ये हम देखेंगे। एक्सक्लेमेटरी का तो चेंज द वॉइस वैसे भी नहीं रहता क्योंकि उसमें वर्ब एक्टिव नहीं होता है। और एक चीज ध्यान में रखिए, ओके, वो ये रहता है only transitive verb, only transitive verb can be used. पैसिव वॉइस में सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स ही यूज किए जाते हैं। जैसे मेरा नाम, मैं क्या बोलता हूं, आई एम अ टीचर। अब कई बच्चे बोलते हैं इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं हो सकता क्योंकि मैं कोई एक्शन को ट्रांजिट नहीं कर रहा हूं ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, मैं ये बोलूं कि आई टीच स्टूडेंट्स, जब मैं ये बोलता हूं तो आई जो है ये स्टूडेंट्स पे कोई एक्शन कर रहा है, स्टूडेंट्स वर टॉट बाय मी। ओके, ये हो सकता है, पर यहाँ पे एक्शन कोई ट्रांसमिट हो रही है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्टेट, एक बीइंग की बात की जा रही है। इस वजह से आप ये ध्यान में रखिए कि ट्रांजिटिव वर्ब होना कंपलसरी है, इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस हो सकता नहीं। ये थोड़ा दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इंपरेटिव के रूल्स और ट्रांजिटिव वर्ब का होना, ये बेसिक होता है आपके पैसिव वॉइस का। इस प्रकार से एक छोटा सा इंट्रो मैंने आपको पैसिव वॉइस का दिया। यहां तक आपके लिए क्लियर है, हाँ या ना? yes sir, तो जैसा कि अभी हमने व्हाइट बोर्ड पे सीखा था, हम एक एक करके थोड़ा वॉइस को समझना शुरू करेंगे। चेंज द वॉइस कौन से रूल्स होते हैं, और किस तरीके से वॉइस बनता है, और कैसे जो मैंने आपको बताया बी का आना जरूरी है, और रूल्स कैसे अलग अलग है, कौन से इसमें, ये सब आपको अभी समझ में आ जाएगा। से चेंज द वॉइस का पहला सेंटेंस कैसा है, ही ईट्स मैंगोज। क्या कर रहा है, ही डज द एक्शन ऑफ ईटिंग, ही इज डूअर ऑफ द एक्शन। एक्टिव सब्जेक्ट है, पैसिव नहीं है, तो ये एक्टिव वॉइस है। कैसे समझ में आया, हमारा ही जो है यही काम कर रहा है, मैंगोज के ऊपर ईट करने की एक्शन ले रहा है, एक्टिव एक्शन। अब वही अगर हम देखेंगे सेकंड सेंटेंस, मैंगोज आर ईटन बाय हिम, मैंगोज आर ईटन बाय हिम। तो मैंगोज जो है
ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। नया सब्जेक्ट पैसिव है, सीधा नहीं है, उल्टा बात की गई है, और पैसिव सेंटेंस इसको कहलाते हैं। एक चीज जो मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको लिख के बताना रह गया था, इन ड्राफ्टिंग लेटर्स पैसिव वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए पैसिव वॉइस को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ड्राफ्टिंग में बहुत काम आता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे ही से मैंगो तक का सफर तय हुआ और वॉइस चेंज हो गया। क्या क्या रूल्स है? तो पहला रूल, इंटरचेंज ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको पहले करके बताया था, ठीक है। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी आपको सिर्फ दो ही यूज करना है, डी टू डू यूज नहीं हो सकता, या तो टू बी होगा या टू हैव होगा। मॉडल ऑक्सिलरी कौन से होगा? आइदर टू बी और टू हैव, इसमें से सुटेबल चूज करना है सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से, टू बी और टू हैव में से। उसके अलावा भी टू बी का जो रहता है रूप तो एक आता ही आता है, अगर वो हेल्पिंग में नहीं आया तो किसी और तरीके से लाना पड़ता है। पैसिव वॉइस में इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दिया, सही मॉडल ऑक्सिलरी को चूज किया, फिर हमने पास्ट पार्टिसिपल चूज किया। क्या चूज किया? पास्ट पार्टिसिपल, ये तो ये भी बता चुका हूं। अब ये बाय वाला किस्सा जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाय को एजेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बाय इज एजेंट। हाँ, एन एजेंट, यानी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एजेंट का काम करता है। बट हर जगह बाय लगाना जरूरी है ऐसा कभी नहीं होता। अगर बिना बाय के मतलब पूरा हो रहा है तो बाय की जरूरत नहीं है। और साथ के साथ ये भी ध्यान में रखें कि आप कोई दूसरी भी ऑल्टरनेट आपको प्रीपोजिशंस मिल सकते हैं जो लगा सकते हो आप, आने वाले समय में सीखेंगे हम। प्रोनाउन रहा तो प्रोनाउन को हमको ऑब्जेक्टिव मोड में ले जाना पड़ता है। जैसे आई का मी हो जाएगा, वी का अस, यू का तो यू रहता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम, राम का तो राम ही रहेगा। गॉट इट? तो ये चेंजेस जो आते हैं प्रोनाउन के ध्यान में रखना पड़ता है। अब ये जैसे मैंने बताया, एक और रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा ही इंपॉर्टेंट है। Place the articles, adjectives, preposition, etc. near to that noun or verb along with they come in the given sentence. यानी जो preposition और बाकी के article, adjectives ओरिजिनल नाउन के साथ आए हैं उसकी पोजीशन उस नाउन के साथ ही रहने दो। यहाँ एग्जाम्पल से देखते हैं। The boy looked at a bird. तो at a bird ये इसके साथ आ गया है ना, तो अ बर्ड आ गया है, हमने देखा। तो ये अ को यहां से हिला नहीं सकते। अ बर्ड वॉज लुक्ड एट, अब देखो ये पूरा यहां तक आ गया, बाय द बॉय। तो ये आर्टिकल इसके साथ था, वो आना ही चाहिए। जहां पे जिसकी जगह है वो सही बननी चाहिए, उसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको हम समझ के चलना पड़ेगा, वरना मीनिंग बदल जाता है। एट भी पहले नहीं आ सकता था, एट अ बर्ड वॉज लुक्ड गलत हो जाता है, एट से कोई सेंटेंस शुरू नहीं हो कर सकते, इसलिए एट को हमको यहाँ पीछे लाना पड़ा। ये कुछ बारीकियां थोड़ी ध्यान में रखिएगा। If the given sentence was a pronoun object of the accusative case, in the passive sentence it turn in nominative case. कहने का मतलब है अगर ये छोटा है तो सेंटेंस की शुरुआत में बड़ा हो जाएगा, ये तो हमको पता रहता है, पर ध्यान में दिलाने की जरूरत है। कई बच्चे कभी कभी इसमें भी गलती कर जाते हैं। इन पैसिव सेंटेंस अ प्रीपोजिशन बाय इज यूज्ड, ठीक है, तो उसको एजेंट कहा जाता है, और ठीक है, और अगर वो इनसिग्निफिकेंट है कंस्ट्रक्शन में तो ओमिट भी कर सकते हैं, और इवन सब्जेक्ट कैन बी ओमिटेड। पैसिव वॉइस एक ऐसा सेंटेंस है जहां पे सब्जेक्ट भी ओमिट किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है बताता हूं।
माई पेन इज स्टोलन, ये एग्जाम्पल में आपको सब्जेक्ट नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि इसका मतलब ही नहीं है किसने किसने चुराया, चोर ने चुराया होगा, किसी ने भी किया होगा। इंपॉर्टेंट है कि पेन गायब हो गया। जो किया है, जिसने किया है, वो तो बात छोड़ दो, हम उसके ऊपर फोकस ही नहीं करना चाहते। हम वो व्यक्ति को जानते नहीं है, पता नहीं है हमें, तो वाई शुड बी फोकस ऑन हिम? और वो सिग्निफिकेंट भी नहीं है। हम जो चिल्ला रहे हैं, हम हमारे पेन, मेरा पेन चला गया, मेरा पेन चला गया। कौन लेके गया? कोई चोर लेके गया। तो बाय अ थीफ यहाँ पे जरूरी नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, इसलिए यहाँ पे हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट, किंग, ऐसे बड़े बड़े जब नाम लेते हैं ना, तो आप देखिए कि जनरली पैसिव वॉइस में बोला जाता है। फिर सब्जेक्ट जैसे समवन होता है, एवरीवन होता है, नोबडी, एनीबडी, समवन, ओके, ये जनरली आर नॉट मोस्टली रिटर्न विद बाय इन पैसिव वॉइस। जनरली इनके साथ बाय नहीं आता, ओके, ये ध्यान में रखिए। ये समवन जो जिसको हम कहते हैं इनडेफिनेट सब्जेक्ट, क्योंकि समवन ने कोई भी, एवरीवन, सबको डेफिनेट एक व्यक्ति को नहीं बोला गया है। तो ये जो रहते हैं उसमें बाय करके नहीं लिखा जाता, या कई बार ओमिट किया जाता है जनरली। सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब का एग्रीमेंट बराबर होना चाहिए। जैसे आई के साथ एम होता है, वॉस, शेल आ जाता है, ये ध्यान रखिए, उसमें गलती न करें, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी पता है, हम सीख चुके हैं। टेंसेस में एक बात ध्यान रखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब है डू, पर यहाँ पे डू यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें टू बी का फॉर्म एम इज आर यूज करना पड़ता है, ठीक है। सिंपल पास्ट में वॉज वर यूज करना पड़ता है। फ्यूचर में विल बी, शेल बी यूज करना पड़ता है। देखो यहाँ पे बी आ गया, विल बी, शेल बी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो ठीक है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वही आएगा। कैसे कंस्ट्रक्शन होगा वो तो हम देख लेते हैं। से एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3। तो यहाँ जो आईएनजी ड्रॉप होता है ना, वो बीइंग से बताया जाता है। बी का रूप आया ना, देखो यहाँ पे भी, ये यहाँ पे तो बी के फॉर्म से, पर जहाँ बी का फॉर्म नहीं है एज ए हेल्पिंग वर्ब, वहां आपको बी डालना पड़ा, विदाउट बी के नहीं होता। और ये इसी प्रकार की जो फॉर्मूले दिए हुए हैं वो चीज आती है, राइट। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके एक एक टेंस को समझना शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट, ऑब्जेक्ट एम इज आर जो भी रेलेवेंट हो, ये पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, बाय और सब्जेक्ट। कैसे बना? ही प्लेज क्रिकेट। अब आपको पता है इसका हेल्पिंग वर्ब है डू, पर डू को पैसिव में यूज नहीं किया जा सकता, किया ही नहीं जा सकता। एज ए हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं आता, मेन करके आ जाएगा, हेल्पिंग करके नहीं आता। कैसा बना? क्रिकेट इज प्लेड, देखो क्रिकेट आ गया सामने, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, यानी बी का फॉर्म आ गया। एक बार आ गया फॉर्म, बात खत्म हो गई। इज प्लेड बाय हिम, ही का हमने हिम कर दिया, राइट। अब ये एक सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीपल जनरली अज्यूम दैट मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस। अब यहाँ पीपल ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे अगर हम पीपल को हटा भी देते हैं तो चलेगा, और अगर वो साथ में रह के भी रहा, दोनों चलता है। तो मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन इज जनरली एज्यूम्ड बाय पीपल। मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस इज जनरली एज्यूम्ड बाय पीपल। क्यों? यहाँ मनी का इंपॉर्टेंस है। पीपल क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा पीपल किसके बारे में सोचते हैं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने मनी को सामने लाया। ब्रिंग्स हैप्पीनेस इज जनरली अज्यूम्ड बाय पीपल, ये उसका सेंटेंस बन गया। दे राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी, बहुत कॉमन, हमने बचपन से सीखा हुआ है। I call her to dance. She is called to dance by me. ये क्या हो गया हमारा? To dance, ये हमारा इंफिनिटिव का पैटर्न हो गया। यहाँ पे हमने देखा she is called to dance by me,
ऐसे ये सेंटेंस हमारे सिंपल प्रेजेंट के बनते हैं। तो टू डांस हमारा इन्फिनेटिव है पर ये ऑब्जेक्ट है, तो हर टू डांस यहाँ पे हर हमारा ऑब्जेक्ट है, टू इन्फिनेटिव बट वो ऑब्जेक्ट के साथ ही आया है, पीछे आया है, इसलिए उसको हम ऑब्जेक्ट का ही एक एक्सटेंशन समझेंगे। खैर, आपको सेंटेंस का पार्ट तो समझ में आ गया। सिमिलरली हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। तो सिंपल पास्ट टेंस की जब हम बात करते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस में भी क्या आ गया, अभी हमें था ऑब्जेक्ट तो पता है, इज एम आर की जगह वॉज वर आ गया, और कुछ बदला क्या, नहीं। प्रीपोजिशन का थर्ड पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब का आएगा इन थर्ड फॉर्म, इसे ही प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे प्लेस था, ही प्लेस था, प्लेस का प्लेड हो गया, तो क्या हो गया भैया, इज का वॉज हो गया। हमें मेन वर्ड से छेड़छाड़ी करनी नहीं है। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम। देखिए, हमने सेंस टेंस का जो कॉन्सेप्ट सीखा था टेंस में, वो यहाँ पे भी वैसा का वैसा ही हम लगा सकते हैं। आप ये समझ के चलिए कि सेंस टेंस का कॉन्सेप्ट आप हर जगह यूज कर सकते हैं जहाँ पे एक्टिव पैसिव होता है और सेंटेंस होते हैं, कि भाई ये हो गया आपका सेंस, अब वो V3 में आएगा आन दो, और ये आपका हो गया सेंस। गॉट इट? माय फ्रेंड्स बॉट सम बुक्स फ्रॉम द स्टॉल, कुछ बुक्स लेके आए, सम बुक्स फ्रॉम द स्टॉल, देखिए सम बुक्स फ्रॉम द स्टॉल ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, were bought by my friends। आपको तकलीफ कहाँ जाती है, यार ये कितना बड़ा ऑब्जेक्ट कहाँ से उठाना और कितना रखना, यही प्रैक्टिस का पार्ट होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। They wrote a letter was written by them, ठीक है। I called her to dance, she was called to dance by me। अभी देख लीजिए पूरे के पूरे वैसे ही हो गए। हम फ्यूचर का मॉडल ऑक्सिलरी के साथ सीखेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी ये विल बी और शेल बी, तो उसके साथ आपको समझ जाएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अभी इसमें एक चीज सिर्फ समझने की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, बट वर्ब का जो था थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ कंटिन्यूएशन नहीं दिखता, इसलिए बी को आईएनजी फॉर्म में आना पड़ा। जैसे यहाँ पे हमारा था टेंस और सेंस, बट ये टेंस तो ठीक है हमारा आ गया क्रिकेट के साथ, सेंस टूट गया, तो दो सेंस हो गए, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए जो चला गया सेंस था, बैलेंस करने के लिए हमें बीइंग का यूज करना पड़ा। यही कॉन्सेप्ट परफेक्ट में भी होता है, वहां पे भी आपको इसी तरीके से जो है बीइंग को यूज करना पड़ता है। तो बी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना सेंटेंस बनेगा नहीं, उसका फॉर्म होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया डबल है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में भी है और उसके साथ एक और सेंस के लिए है। क्यों? क्योंकि हमें ये प्लेइंग को तोड़ना था, तो प्लेड जब कर दिया इसकी वजह से हमें बीइंग करना पड़ा, क्योंकि विदाउट आईएनजी मीनिंग ही बदल जाएगा ना, कंटिन्यूअस टेंस कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। इसलिए ही इज प्लेइंग क्रिकेट का क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। My friend is bringing some books from the stall. Some books from the stall are being brought by my friends. They are writing a letter is being written by them. बहुत सिंपल फॉर्मूलाज होते हैं, डिफिकल्ट फॉर्मूलाज नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता है सेंस और टेंस के सहारे हम कुछ भी कर सकते हैं। जहां भूल गए सेंस और टेंस का लॉजिक लगाना, क्या ड्रॉप हुआ, क्या बदला, क्या ठीक रहा, वो ध्यान में रखना, सब ठीक हो जाएगा। She is calling me to dance. I am being called to dance by her. देख लो कैसा हो गया, V3 आ गया, is है तो हेल्पिंग वर्ब तो आ ही गया, पर अरे आईएनजी गैप हो गया तो बीइंग डाल दिया। बात करते हो तो एक दूसरे से, बात खत्म। अब मैं अगर आपको कंटिन्यूस बोलूंगा तो कंटिन्यूस तो आपको समझ में आ जाएगा ना, क्या बदलेगा,
अरे एम इज आर की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ जल्दी, वॉज और वर, दो ही चीजें बदलेगी कि नहीं? क्लियर है ना? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? है ना? तो हमने जैसे देखा कि हमने जब टेंसेस सीखे थे तो सिंपल पास्ट की जगह जब पास्ट कंटिन्यूस आया, प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह पास्ट कंटिन्यूस आया, तो हमें इज की जगह वॉज करना पड़ा। यहाँ पे भी हमें वही करना है। फॉर्मूला तो समझ में आ गया, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, और प्लेइंग का तो दो हो जाएगा, प्लेड और बीइंग, और वॉज का वॉज ही रहेगा। तो यहाँ पे तो और आपको दिक्कत नहीं जाती, क्योंकि ऊपर का ही उठा के लिखना है। सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में डू मत लिख लेना, वो गलती हो जाएगी। गॉट इट? तो ऐसा ही ये चीज चलती है। अब परफेक्ट टेंस को देख लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट टेंस सीख लिया तो हमारा फिर यहाँ तक का एक टेंसेस का ना एक्टिव वॉइस का एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर पार्ट में जो आता है वो रहता है इंपरेटिव सेंटेंस, फिर वो रहते हैं इंट्रोगेटिव को भी एक बार समझाना पड़ता है, और फिर कुछ अलग अलग सेंटेंसेस और मॉडल ऑक्सिलरीज ये आपको बताना रहता है। पर एक पार्ट टेंस का कंप्लीट होता है, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैव तो आना ही चाहिए, हैज है तो हैज जो भी रहेगा। अब जैसे मैंने बताया था V3 तो ये कॉमन फॉर्म है ही है, पर बीन ये ड्रॉप होता ही होता है, यानी परफेक्टनेस ड्रॉप हुआ तो जैसे वहां आईएनजी वाला बीइंग लगाया था, यहाँ आपको बीन लगाने की जरूरत है, और उसके साथ बाय प्लस सब्जेक्ट। सेंटेंस कैसे बना? ही हैज प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला, तो पहले यहाँ पे क्रिकेट आ गया, ही का बाय हिम आ गया पीछे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखो। प्लेड V3 था, यहाँ V3 आ गया। कई बच्चों को लगता है सब V3 आ गया, V3 आ गया, ये परफेक्टनेस नहीं बता रहा क्या? नहीं बता रहा, इसलिए क्योंकि ये प्लेड और ये प्लेड में फर्क है, ड्रॉप हुआ है परफेक्टनेस, इसलिए बीन को लाके बैलेंस करना पड़ेगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में जैसे हमने बीइंग को लाया था वैसे इसको लाना जरूरी है। और वैसे ही मैंने बोला था बिना बी के नहीं बनता, बी जरूरी है, आइदर हेल्पिंग वर्ब या फिर किसी और तरीके से। बस ये यहाँ पे हैज और बीन, प्लेड, ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ पे हम देख ले, हैज ब्रॉट, तो क्या हो जाएगा? हैज बीन ब्रॉट। बहुत इजी होता है, हैव रिटन, हैव बीन रिटन, हैज बीन रिटन हो जाएगा। हैज कॉल्ड, हैव बीन कॉल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत इजी होता है, ये तो ज्यादा है। हैव एक्सेप्टेड, हैज बीन एक्सेप्टेड, तो ये तो कॉम्बिनेशन ही बनता है, हैज बीन एक्सेप्टेड, हैव बीन एक्सेप्टेड, और पास में भी वही हो जाता है। ठीक है, ही हैड प्लेड, हैड बीन प्लेड, हैड बॉट, हैड बीन बॉट। तो कुछ नहीं है, आपको बीन डालना है बीच में, और कुछ नहीं करना है। इन शॉर्ट आपको बीन डालना है, हैड रिटन, हैड बीन रिटन, तो आपको सिर्फ बीच में एक बीन घुसा देना है, बाकी तो कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव आना नहीं है। गॉट इट? शी हैड कॉल्ड, क्या आएगा? हैड बीन कॉल्ड। हैव हैज का समझ रखना, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई पैसिव वॉइस होता नहीं, ये पहले ध्यान में रखो। फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर का होता है, तो वो मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बताऊंगा। राइट?